हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 34 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 34 में हमने सेक्शन 451 से लेकर के 455 तक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं सीआरपीसी में। उसके बाद हमारा चैप्टर 34 जो कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूं ताकि आप सीआरपीसी अपने पास लेकर बैठे और आपके बैरक लैंग्वेज पर कमांड बने। ठीक है, इससे आपका ही बेनिफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 456 किस बारे में बात करता है? इसमें बताता है पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि इसके अंदर कोर्ट के पास पावर है और इसमें रिस्टोर कर सकती है जो भी पोजेशन है जिस पर्सन का, ठीक है, उसमें रिस्टोर करा सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो जानते हैं इसमें क्या प्रोविजंस है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है वो बात करता है व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अटेंडेड बाय क्रिमिनल फोर्स टू शो ऑफ फोर्स और बाय क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मतलब कि जब कोई पर्सन कन्विक्ट होता है किसी ऑफेंस में जो कि जिसमें क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ फोर्स जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती है इसमें, मतलब कि इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर क्रिमिनल फोर्स लगाया जाता है किसी पर्सन के थ्रू ताकि कोई ऑफेंस कमिट हो सके और उसमें वो कन्विक्ट है, पर्सन कन्विक्टेड है एंड इट अपेयर्स टू द कोर्ट और उसको उसके रिलेटेड उस ऑफेंस से रिलेटेड कोर्ट को ये अपीयर होता है बाय सच फोर्स और शो ऑफ फोर्स और इंटिमिडेशन। मतलब कि इसमें फोर्स दिखाना या फिर क्रिमिनल फोर्स करना या फिर इंटिमिडेशन करना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करना। तो अगर कोर्ट को लगता है इसमें, ठीक है, ये अपीयर होता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है। एनी पर्सन हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि किसी पर्सन को किसी एनी अदर पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ट कर दिया है, हटा दिया है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगर कोर्ट को ये लगता है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, तो उस केस में कोर्ट को जो भी ठीक लगता है ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर दैट पोजीशन ऑफ द सेम टू बी रिस्टोर्ड टू दैट पर्सन आफ्टर एविक्टिंग बाय फोर्स। मतलब कि जिस पर्सन को बाय फोर्स निकाला गया था उसकी प्रॉपर्टी से उसको पोजीशन रिस्टोर करा सकती है कोर्ट, ठीक है, बाय ऑर्डर इफ नेसेसरी इन एनी अदर पर्सन वो हु मे बी इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो पर्सन उसकी प्रॉपर्टी में आ गया था बाद में, ठीक है, बाय पोजीशन उसने पोजीशन ले लिया था, उस पर्सन से प्रॉपर्टी रिस्टोर करा सकती है उस पर्सन को जिस पर्सन को डिस्पोजेस्ट कर दिया गया था। तो कोर्ट अपने ऑर्डर दे सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ताकि उसकी पोजीशन को रिस्टोर कराया जा सके। और इसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट मोर देन 1 month आफ्टर द डेट ऑफ द कन्विक्शन। मतलब कि जब ये ऑर्डर दिया गया था कब, जब उसको कन्विक्ट किया गया था, ठीक है, बाय द कोर्ट, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर, मोर देन 1 month आफ्टर द डेट ऑफ द कन्विक्शन। मतलब कि ऑर्डर नहीं दे सकती आफ्टर द 1 month, जब उसको कन्विक्ट किया गया था जिस डेट को, उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो ऑर्डर देगी, उसके बाद नहीं दे सकती, ऑर्डर नहीं दे सकती रिस्टोर कराने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो ये फर्स्ट क्लोज का प्रोवाइसो बताता है। और जो सेकंड क्लोज है वेयर द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस, मतलब कि अगर कोर्ट ट्रायल चला रही है द ऑफेंस हैज नॉट मेड ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, और उसमें ऑर्डर नहीं दिया गया था जो ट्रायल ऑफेंस का चल रहा था, तो कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उसके अंदर हैज नॉट मेड ऑन ऑर्डर, तो उसमें ऑर्डर नहीं दिया गया था। द कोर्ट ऑफ अपील कन्फर्मेशन और रिवीजन, तो उस केस में अपील में जा सकता है या फिर कन्फर्मेशन या फिर रीजन में जो जा रहा है, इफ इट थिंक्स फिट मेक सच ऑर्डर वाइल डिस्पोजिंग ऑफ द अपील, तो उसके डिस्पोजिंग होने के अपील से पहले रेफरेंस और रिवीजन एज अ केस में बी। मतलब कि इसमें कहा गया है कि इसमें अपील में जा सकता है अगर ऑर्डर नहीं दिया गया अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जो भी हमने ऊपर पढ़ा अंडर सबसेक्शन 1, तो उसके केस में कंफर्मेशन रिवीजन में जा सकता है, ठीक है, जो भी कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया है, ठीक है। और जो थर्ड क्लोज है वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1, जो ऑर्डर दिया गया अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 454 shall apply in relation to thereto as they apply in relation to the order under section 453। मतलब कि जो ऑर्डर दिया गया अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग तो वो प्रोविजन अप्लाई होगा 454 का, जिसमें अपील में जाया जा सकता है, जो हमने प्रोविजन पढ़ा था 454 में, ठीक है। तो ये इसमें अपील का एक प्रोसीजर है जिसमें अपील में जाया जा सकता है। तो ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थर्ड क्लोज हो जाता है। और जो फोर्थ क्लोज है नो ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल प्रेजुडिस एनी राइट टू इंटरेस्ट और इन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी विच एनी पर्सन मे बी एबल टू इस्टेब्लिश इन ए सिविल सूट। तो इसमें ऑर्डर नहीं दिया जा सकता
किस केस में? प्रिजुडिस के बेस पे। एनी इंटराइट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट है उसी केस में उसी के फेयर में दिया जाएगा। और इन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, विच एनी पर्सन मे बी एबल टू स्टैब्लिश इन ए सिविल सूट, और जो पर्सन एबल है स्टैब्लिश करने के लिए सिविल सूट, तो वो कर सकता है, ठीक है। उसके इंटरेस्ट को वायलेट नहीं किया जाएगा इस ऑर्डर के, मतलब कि इसमें ऑर्डर नहीं दिया जाएगा प्रिजुडिसली। तो ये 456 सेक्शन था जिसमें कोर्ट के पास पावर है वो रिस्टोर करा सकती है पोजेशन को, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ठीक है। और जो 457 सेक्शन है, 457 सेक्शन बात करता है प्रोसीजर के बारे में, जिसमें पुलिस सीज कर लेती है किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं। उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके अंदर फर्स्ट क्लॉज बताता है, वेन एवर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी पुलिस ऑफिसर इज रिपोर्टेड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, मतलब कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर सीज कर लेता है किसी प्रॉपर्टी को, ऑफिसर इज रिपोर्टेड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ठीक है, और वो रिपोर्ट करता है मजिस्ट्रेट को अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस कोड के, ठीक है। एंड सच प्रॉपर्टी इज नॉट प्रोड्यूस बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं की गई है प्रॉपर्टी को बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग एन इंक्वायरी और ट्रायल, जो कि इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा था उसके दौरान, द मजिस्ट्रेट में मेक सच ऑर्डर एज ही थिंक फिट, तो उस केस में मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा जैसे भी उसको ठीक लगेगा, रिस्पेक्टिंग द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी, किसके रिस्पेक्ट में? उस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के लिए, ठीक है, या फिर और द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द पर्सन टाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ देयरऑफ, या फिर उस पर्सन को डिलीवर करने के लिए वो प्रॉपर्टी जो एंटाइटल्ड है, ठीक है, उसको पोजीशन को लेने के लिए। और इफ सच पर्सन कैन नॉट बी एसर्टेन्ड, जो एसर्टेन नहीं है पर्सन, उसको नहीं, रिस्पेक्टिंग द कस्टडी एंड प्रोडक्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, किसके रिस्पेक्ट में? उसकी प्रॉपर्टी कस्टडी के या फिर प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट क्लॉज यही बताता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर सीज कर लेता है किसी की प्रॉपर्टी को, तो इस केस में जो मजिस्ट्रेट है उसके मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं की गई है क्रिमिनल कोर्ट के सामने, जो कि इंक्वायरी ट्रायल चल रहा है जिसके दौरान, ठीक है। लेकिन मजिस्ट्रेट को जैसे भी ठीक लगता है वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेगा, उसका प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करेगा कि वो जिस प्रॉपर्टी है वो जिस पर्सन को एंटाइटल्ड है उसकी पोजीशन के लिए, तो उसको डिलीवर कर देगा, या फिर उस पर्सन को करेगा जो या फिर कस्टडी में दे सकता है, या फिर प्रोडक्शन उसका प्रोड्यूस कर सकता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, या फिर अपनी कस्टडी में भी ले सकता है कोर्ट। फर्स्ट क्लोज बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, इफ द पर्सन सो एंटाइटल्ड टू इज नोन, अगर वो पर्सन नोन है, ठीक है, वो एंटाइटल्ड है, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन सच कंडीशन एज अ मजिस्ट्रेट थिंक फिट एंड इफ सच पर्सन इज अननोन, मतलब कि इसमें एक आगे अगर कोई पर्सन नोन है वो उस प्रॉपर्टी वो डिलीवर कर दी चाहिए अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उस पर्सन को डिलीवर कर देनी चाहिए वो प्रॉपर्टी विद कंडीशन, उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होगी कि उसको किस कंडीशन पर डिलीवर कर रही है कोर्ट प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो उस केस में वो ऑर्डर देगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो अननोन प्रॉपर्टी है, मतलब कि उसमें नामालूम प्रॉपर्टी है वो, तो उस केस में क्या करेगा मजिस्ट्रेट? द मजिस्ट्रेट में डिटेन इन एंड शैल, मतलब कि वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको डिटेन करके रखेगा प्रॉपर्टी को। एंड इन सच केस इश्यू प्रोक्लेमेशन स्पेसिफाइंग द आर्टिकल ऑफ विच सच प्रॉपर्टी कंसिस्ट्स, और उस केस में मजिस्ट्रेट प्रोक्लेमेशन देगा, मतलब कि घोषणा करेगा उस प्रॉपर्टी के आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, जो कंसिस्ट करती है। एंड रिक्वायरिंग एनी पर्सन हु मे हैव अ क्लेम देयरटू, और उस प्रोक्लेमेशन में कहेगा जिस पर्सन की वह प्रॉपर्टी है वो क्लेम कर सकता है टू अपीयर बिफोर हिम एंड एस्टैब्लिश हिज क्लेम विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, तो वो अपीयर हो कोर्ट में और विद इन 6 मंथ, जब वो प्रोक्लेमेशन की गई थी उसके आने वाले 6 मंथ के अंदर वो कोर्ट में अपीयर हो और क्लेम करे उस प्रॉपर्टी से के रिगार्डिंग, विद इन 6 मंथ का उसमें टाइम होता है, ठीक है। तो वो अपीयर होकर वो अपनी प्रेजेंसी को दर्शाएगा और कहेगा कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी, वो क्लेम करेगा। अगर वो 6 मंथ के अंदर नहीं करता है तो उसके इसमें 458 अप्लाई होगा। उसमें क्या होगा 458 सेक्शन में? इसमें बताएगा कि प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमेंट अपीयर विद इन 6 मंथ, तो इसमें प्रोसीजर बताएगा कि अगर क्लेमेंट अपीयर नहीं होता है विद इन 6 मंथ तो उस केस में क्या होगा? इसके अंदर फर्स्ट क्लॉज बताता है, इफ नो पर्सन विद इन सच पीरियड इस्टेब्लिश हिज क्लेम टू सच प्रॉपर्टी, अगर कोई पर्सन विद इन सच पीरियड विद इन 6 मंथ आता नहीं है, क्लेम नहीं करता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उसके इसमें एंड इफ द पर्सन इन्वोल्व्ड पर्सन ऑफ सच प्रॉपर्टी हैज फाउंड इन अनएबल टू शो दैट इट वाज लीगली एक्वायर्ड बाय हिम, तो वो जो पर्सन की वो प्रॉपर्टी है वो फाउंड नहीं होते, वो अनेबल है शो करने के लिए, लीगली एक्वायर्ड नहीं था, तो उस केस में द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर दैट पर्सन शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड मे बी सोल्ड बाय दैट गवर्नमेंट एंड प्रोसीड ऑफ सच सेल शैल बी डील विद इन द मैनर मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो अगर वो कोई विद इन 6 मंथ अगर कोई अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई क्लेमेंट अपीयर नहीं हो रहा है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के को मतलब भी दे देगा और वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको सोल्ड कर देगी, बेच देगी, और जो भी उसके अंदर जो प्रॉफिट आया उसको अपने पास रखेगी, ठीक है, जो भी प्रॉफिट उसमें आता है उसको प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के बाद,
और जो सेकंड क्लोज है वो यही बात करता है, अगर वो विद इन 6 मंथ नहीं आता है उसके बाद आता है, एन अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी सच ऑर्डर टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डरली लाई फ्रॉम कन्विक्शन बाय द मजिस्ट्रेट। जो भी वो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, तो विद इन 6 मंथ कोई क्लेमेंट नहीं आता है तो उसके बाद जो क्लेमेंट है वो अपील में जा सकता है, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो जहाँ पर भी अपील लाई होगी वहाँ पर ऑर्डरली लाई की जा सकती है, वहाँ पर अपील डाली जा सकती है। और जो 459 सेक्शन है इसमें बताया गया कि पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी, जो हमने ऊपर पढ़ा था नेचुरल एंड स्पीडी डिके वाली जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जल्दी खराब होने वाली, जिसको हम पेरिशेबल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में उसको सेल किया जा सकता है, ठीक है। क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो जल्दी सड़ने वाली चीज़ है, जल्दी खराब होने वाली, तो उससे उस पर्सन का नुकसान भी हो सकता है जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है, जो अनटाइटल्ड है उस पर्सन के लिए। तो इसमें कहा गया कि इफ द पर्सन एटाइल्ड ऑफ द पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन और एब्सेंट एंड द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, तो इसमें कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी अननोन है, उसका नहीं पता कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या करेगी कोर्ट, जो पेरिशेबल नेचर की है जो प्रॉपर्टी, जो स्पीडी एंड नेचुरल डिके की है, जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ, वो एब्सेंट है या फिर अननोन है। और if the mistake is whom its seizure is reported is of opinion that its sale would be for the benefit of the owner, तो उस केस में मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगी कि उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, क्योंकि उसके ओपिनियन में लगता है कि जो ओनर का, जो वो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसके बेनिफिट के लिए उसका बेच दिया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं बेचा गया तो वो खराब हो जाएगी, उसका कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए वो उसको सेल करवा देगी उस प्रॉपर्टी को। और दैट द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लेस देन 500 रुपीज़, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 500 रुपीज़ है तो इस केस में क्या करेगी मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम डायरेक्टेड टू बी सोल्ड, तो इस केस में मजिस्ट्रेट कभी भी बोल सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि उसको बेच दिया जाए, ठीक है। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 457 एंड 450 शैल, तो इस केस में जो प्रोविजन 457 458 हमने ऊपर पढ़े हैं, तो ये प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है एज में प्रैक्टिकेबल, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में उसको अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई टू द नेट प्रोसीड ऑफ सच सेल, ठीक है। और जो भी इसमें नेट प्रोसीड सेल करने के बाद आते हैं उसको अपने पास रखेगी, ठीक है। और जब बाद में पता चल जाता है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको वो जो प्रॉफिट था उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इससे वो प्रॉपर्टी का नुकसान भी नहीं होगा और कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये जो इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसको हमने बेचा था, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, ठीक है। तो इसलिए इसको पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है बाय द कोर्ट। तो ये 456 से लेकर 459 तक हमने आज ये सेक्शन डिस्कस किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, जो कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है, बाय द कोर्ट। तो ये हमारा चैप्टर 34 आज कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 35 डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें प्रोविजंस होंगे जो कि इरेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही था, ओके बाय।